वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूँ बिंदास भावना और प्रोग्राम ब्रंच से लंच तक। ब्रंच से लंच तक में ये खास सेगमेंट जो कि आपको ठीक 12 बजे मैं लेकर आती हूँ और इस सेगमेंट में हम बात करते हैं आप ही के करियर की। सेगमेंट का नाम है विद्यांतरिक्ष और आज विद्यांतरिक्ष कार्यक्रम में हमारे बीच है राज सिंह। वैसे राज सिंह जी को कौन नहीं जानता है, ये वो राज सर हैं जिनका नाम है अकाउंट्स मैजिक विद राज सर। और जितने भी लोग अगर कॉमर्स या अकाउंट्स पढ़ते हैं तो वो राज सर को बहुत अच्छे से पहचानते हैं। पिछले 24 साल से ये न सिर्फ हमारे फरीदाबाद शहर के 20,000 से भी ज्यादा बच्चों को अकाउंट सिखा चुके हैं, लेकिन साथ के साथ इनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है 100 आउट ऑफ 100 लाकर देने का। सो इमेजिन करिए ऐसे सारे स्टूडेंट्स के आज सर हमारे साथ बैठे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। आपको भी पता है कि एग्जाम्स के टाइम शुरू हो गए हैं और ये बोर्ड एग्जाम्स अपने आप में काफी डरावने होते हैं। मतलब बचपन से हमें ये डराया जाता है बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, और जब बोर्ड एग्जाम्स आते हैं तो इतनी एंजाइटी, इतना स्ट्रेस हो जाता है कि क्या कहने। सो आज आपकी उस एंजाइटी और स्ट्रेस को दूर करने वाले हैं आप ही के राज सर। आपका स्वागत करना चाहूंगी रेडियो मानव रचना 107.8 FM के स्टूडियो में। थैंक यू सो वेरी मच मैम। सबसे पहले मैं रेडियो मानव रचना का हार्दिक थैंक्स कहना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा, वो भी ऐसे समय में जब बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं, जहां पेरेंट्स के मन में थोड़ी सी तनाव है और बच्चों के मन में थोड़ा स्ट्रेस है। इसको किस तरह से रिलीज किया जाए कि बच्चा अपना पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने एग्जाम पे कर सके, वो बिल्कुल भी भटके ना, परेशान ना हो। इस तरह के लिए ऐसे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं दिल से आपका थैंक यू करना चाहता हूँ भावना मैम। राज सर, अगर मैं बात करूं तो बच्चों के लिए ना एग्जाम हमेशा, मतलब साल के किसी भी टाइम पर आप एग्जाम ले लीजिए, उन्हें डर तो लगता ही है। लेकिन जब बोर्ड एग्जाम्स की बात होती है तो खास तौर पर आपने देखा होगा बच्चों के पास बड़े सारे चैलेंजेस हो जाते हैं। किस प्रकार के चैलेंजेस स्टूडेंट्स फेस करते हैं? मैम, हर तरह के जो बच्चे होते हैं उनके चैलेंजेस अलग अलग होते हैं। yes. जैसे कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पूरा साल ऐसा लगता है कि हम बाद में कर लेंगे yes. और एकदम से पता चलता है कि 5 दिन बाद तो एग्जाम है और एकदम से इतना सिलेबस, 5 दिन बाद फाइनल एग्जाम है, उनको रियलाइज होता है, वो बहुत नर्वस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और बहुत घबरा जाते हैं। तो फिर उनको ऐसा लगता है कि मैं करूं तो करूं क्या। ये सबसे बड़ा चैलेंज है और वो कुछ खास कर नहीं पाते और ओवर थिंकिंग करके टाइम खराब करते हैं। तो उसके लिए मैं उनको कुछ टिप्स देना चाहता हूं कि वो अपने चैलेंजेस को ओवरकम कर सकें। मान लीजिए ऐसा ही कोई इनोसेंट सा बच्चा जिसको लगता है कि नहीं मैं बाद में कर लूंगा और एग्जाम एकदम से सर पे आ गया, सिलेबस बहुत सारा, उसको समझ नहीं आता कि मैं करूं क्या, वो परेशान हो जाता है। उन बच्चों को मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूं। मान लीजिए बच्चों, मैं आपको और एक शेर को एक बहुत बड़े हॉल में बंद कर दूं। अब आप भाग तो सकते हैं नहीं, आपके पास बचता है सिर्फ 2 ऑप्शन। या तो आप अपने आप को शेर के हवाले कर दो कि आजा भैया खा जा, मुझे नाश्ता कर ले, या फिर आप संघर्ष करें, कोशिश करें, किसी तरह उसे हरा देंगे। अगर आप सरेंडर कर देंगे तो कंफर्म है कि आप हार गए, लेकिन कोशिश करेंगे तो शायद जीत मिल जाए। यही बात आपके एग्जाम्स में भी इक्वली एप्लीकेबल है। अगर आपको यह लगता है, देखो एग्जाम से आप भाग तो सकते हैं नहीं, एग्जाम आपको 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन देना तो पड़ेगा। तो आप अगर सरेंडर कर देंगे तो आप हार गए। इससे तो बेहतर है कि आप कोशिश करें, कुछ रिजल्ट इसमें जरूर मिलेगा, मुझे पूरी उम्मीद है। और कैसे, वो मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूं। सब्जेक्ट मैम कोई सा भी क्यों ना हो, बिल्कुल हर सब्जेक्ट में कुछ इजी टॉपिक्स होते हैं, कुछ डिफिकल्ट टॉपिक्स होते हैं। ऐसे बच्चों को सबसे पहले शुरुआत की जानी चाहिए इजी टॉपिक से। इजी टॉपिक को जब वो करना शुरू करेंगे, आसान लगेगा, वो खुद कर पाएंगे, तो उससे उनका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। जब उनका थोड़ा एक अच्छी स्टार्टिंग हो जाएगी, उसके बाद वो डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे थोड़े से एवरेज टॉपिक्स के ऊपर। ठीक है, इजी टॉपिक करने से कॉन्फिडेंस आएगा, अच्छा लगेगा, एक पोर्शन कवर हो गया, ये आत्मविश्वास बढ़ेगा और ये बहुत जरूरी है। एवरेज टॉपिक्स आते ही वो बच्चा जो है थोड़ा अटकेगा, पटकेगा, घबराएगा, कोई बात नहीं। अपने स्कूल टीचर्स की, अपने मेंटोर्स की आप मदद लीजिए, वो आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। तो अगर आप एवरेज टॉपिक किसी तरह कवर कर लेते हैं, मुझे लगता है कि सीबीएसई का सब्जेक्ट कोई सा भी क्यों ना हो, 80%, मैं 80 मार्क्स की बात नहीं कर रहा हूं, 80% सिलेबस जो है वो एवरेज और अबव एवरेज तक आता है। फिर अगर आप यहां तक कवर कर लेते हैं, आपको एक आत्मविश्वास आता है, फिर आप थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं। तो इसके बाद आप डिफिकल्ट टॉपिक्स पे जाइए, टीचर्स की मदद लीजिए। एक बार कॉन्फिडेंस आ गया तो आप पीछे नहीं हटेंगे। अगर आप ओवर थिंकिंग, आज के बच्चों की सबसे बड़ी समस्या ओवर थिंकिंग है। अगर आप ओवर थिंकिंग करते रहेंगे तो आप सोचते रह जाएंगे, वक्त कब निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। इससे तो अच्छा है कि आप एक्शन स्टार्ट कीजिए, इजी से स्टार्ट कीजिए, कॉन्फिडेंस बिल्डअप, एवरेज से स्टार्ट कीजिए, कॉन्फिडेंस बिल्डअप। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस है, उनकी इलस्ट्रेशन कीजिए, एग्जाम्पल जिनका सोल्यूशन सामने गिवन होता है। अगर वो आप आराम से कैचअप कर पाते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो टीचर्स की मदद लीजिए, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, आपके अंदर आत्मविश्वास आएगा, आप खुश होंगे, आपको
पॉजिटिव माइंडसेट होगा, आप पेपर बहुत अच्छा करेंगे, विश्वास कीजिए। वाओ, मतलब मैं हमेशा सोचती थी कि जब भी शुरुआत करनी है एग्जाम्स की, डिफिकल्ट से करिए क्योंकि वो सबसे ज्यादा टफ होता है। बट आज राज सर ने हमारे थॉट प्रोसेस को चेंज कर दिया है, इजी से शुरुआत करने की जरूरत है। अब एक बहुत बड़ा रोल होता है पेरेंट्स का। राज सर, आपसे जानना चाहूंगी, पेरेंट्स क्या सपोर्ट कर सकते हैं? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है मैम, क्योंकि मेरी खुद की बेटी अभी 10th में प्रमोट हो रही है, उसके भी बोर्ड एग्जाम्स अब नेक्स्ट ईयर आएंगे। तो एज अ पेरेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि आप बच्चों का ध्यान रखें। एग्जाम टाइम में कैसे ध्यान रखना है ये मैं आपको एक बार बताना चाहता हूँ। इसमें कोई डाउट नहीं कि जो आपका बच्चा है वो नॉन स्टॉप पढ़ रहा होगा या पढ़ने की कोशिश कर रहा होगा या फिर वो थोड़ा सा परेशान होगा। अब पेरेंट्स का यहाँ पे रोल होता है कि वो वहां पर उसके मेंटोर बन के ना जाए, एक साथी बन के जाए। बच्चा अपना कमरे में पढ़ रहा है या किसी भी एकांत एरिया में पढ़ रहा है, फोकस कर रहा है, कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, आप उसके पास जाएं। पहली बात तो बार बार ना जाएं, आप किसी बहाने से जाएं। जैसे बच्चा खाना तो खाएगा, उसको खाना ऑफर करने के लिए, बेटा खाना लग गया है, या खाना आप देने जाएंगे उसके रूम में अगर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, तो आप उससे बात कर सकते हैं। और बात इस तरह से नहीं करनी कि आप उसका टेकअप ले रहे हैं, आप उसका चेकअप कर रही है, बेटा कितना हो गया मुझे बता, नहीं। आपको बात एक मेंटोर की तरह नहीं, एक दोस्त, एक साथी की तरह बात करनी है कि बेटे कितना हो गया आपका, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, कर लेना, कोई बात नहीं। इस तरह से उनको थोड़ा रिलैक्स करना है, उनको थोड़ा मोटिवेट करना है। खाना अगर आप उसके, क्योंकि खाना खाते वक्त पढ़ाई ना करें तो ठीक है, 5-10 मिनट की बात है, आप उसके साथ बैठ के बातें कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा लगातार पढ़ रहा है तो ये बहुत जरूरी है कि आप प्लीज उन्हें 10 मिनट अपने साथ वॉक पे ले जाएं। बहुत लंबी वॉक तो खैर एग्जाम से पॉसिबल नहीं है, आप अपने टेरेस पे ले जाएं। आप अगर आपका घर बड़ा है तो घर में ग्राउंड है, वरांडा है, छत है, घर के पास पार्क है, गली है, जरूर 10 मिनट की वॉक पे ले जाएं। वॉक पे जाने से क्या होगा, सबसे पहली बात, बच्चा काफी देर से एक ही पोजीशन में बैठा हुआ है, उसकी आंखें थक रही हैं, उसकी बॉडी अकड़ी हुई है और डेफिनेटली कहीं ना कहीं माइंड भी थका हुआ है। तो अगर आप उसे 10 मिनट की वॉक पर ले जाएंगे तो 10 मिनट की वॉक पर ले जाने से पॉजिटिवली वो बॉडी एक एक्टिव हो जाएगी, बॉडी में पॉजिटिव वाइब्रेशंस आएंगी और आंखें जो थकी हैं वो, दिमाग थका हुआ है, पापा मम्मी उनसे थोड़ी प्यारी प्यारी बातें करें, अच्छी बातें करें, कोशिश करें एग्जाम्स की बातें ना करें। एक्सपेक्टेशंस की बातें एटलीस्ट एग्जाम टाइम पर नहीं होनी चाहिए। पूरी जिंदगी हम बच्चों से ये कहते हैं आपको ये करना है, वो करना है, ठीक है, बच्चे को पता है। अब लास्ट टाइम पे ये बात बोल के आप बच्चे पे प्रेशर क्रिएट नहीं कर सकते। आप उसका माइंड हल्का करना है, ना कि आपको उस पर बर्डन या लोड देना है। एग्जाम के टाइम पर एटलीस्ट बच्चों को इस तरह के एक्सपेक्टेशंस वाली बातें नहीं, हल्की फुल्की प्यार भरी बातें बच्चों से करनी चाहिए। 10 मिनट की वॉक में उसका माइंड भी ठीक हो जाएगा, थका हुआ माइंड थोड़ा सा फ्रेश हो जाएगा, उसकी बॉडी इनएक्टिव थी एक्टिव हो जाएगी, पॉजिटिव माइंड सेट आएगा और फिर वो पढ़ने बैठेगा। तो मुझे लगता है ये ब्रेक काफी फायदेमंद होगा। सो नाइस, मतलब पेरेंट्स के लिए जरूरी है कि एटलीस्ट एग्जाम के टाइम पर आप बच्चों को स्ट्रेस बिल्कुल भी ना दें। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। सर, आपने देखा है टेक्नोलॉजी ने पूरा का पूरा जो शिफ्ट है वो कर लिया है और एवरीवेयर टेक्नोलॉजी इज देयर। इनफैक्ट पेरेंट्स भी ये चाहते हैं कि उनके बच्चों को टेक्नोलॉजिकली काफी सपोर्ट मिले और वो उसी पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। किस प्रकार का रोल प्ले कर रहा है एग्जाम्स में खासतौर पर? मैम, मैं आपको इसका बहुत जरूरी था ये पॉइंट डिस्कस करना। मैम, थैंक यू इस क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए। मैम, टेक्नोलॉजी अगर अच्छे से यूज की जाए तो वरदान है, yes. और अगर मिस यूज की जाए तो अभिशाप है। ये बात मुझे लगता है सभी लिसनर्स को भी पता है ये बात। जब मैं क्लास 12th में था, मैं बात कर रहा हूँ 1996-7 में मैंने अपनी 12th क्लास को क्लियर किया था, मैं तैयारी कर रहा था। तो हमारे पास डेफिनेटली टेक्नोलॉजी, मैं अगर कहूँगा गैजेट्स नहीं थे, हमारे पास इंटरनेट नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, कुछ नहीं था। छोटा सा भी डाउट हो तो सीधा, जरूरी नहीं है कि सबके मोबाइल तो खैर था ही नहीं, सबके घर में लैंडलाइन हो, मेरे घर में नहीं था, तो थोड़ा सा भी डाउट हो तो मैं लिख लेता था और अगले दिन 2-3 दिन 4 दिन बाद अपनी मैम के पास जाके वो डाउट्स क्लियर करता था। लैक ऑफ टेक्नोलॉजी थी, लैक ऑफ नॉलेज थी और कंफ्यूजन थी। मैम, बात आज 27-28 साल बाद भी लगभग सेम है। आज नॉलेज इतनी ज्यादा है, टेक्नोलॉजी ने हमें इतना ओवरकम कर लिया है कि आज भी बच्चे कंफ्यूज हैं। मैम, अगर आप किसी भी डाउट को यूट्यूब पे सर्च करेंगे मैम, 100 वीडियोस आपके सामने आ जाएंगी। और कोई भी यूट्यूबर बड़ा स्मार्ट होता है अपने वॉच टाइम बढ़ाने के लिए, डेफिनेटली वो मुद्दे की बात बहुत लेट स्टार्ट करता है, काफी टाइम वेस्ट होता है, आप कितनी वीडियोस देखेंगे। तो मैम, बच्चा यहाँ भी कंफ्यूज होता है। तो बहुत जरूरी है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत अच्छे से किया जाए। कैसे किया जाए मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। बच्चों के पास अपने जो स्मार्टफोन्स हैं, लैपटॉप्स हैं, अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, टैब वगैरह, मुझे तो सच में ज्यादा नॉलेज नहीं है, इतनी नॉलेज है। तो अगर आप उनका यूज कर भी रहे हैं
तो प्लीज आप इंटरनेट और वाईफाई को ऑफ करके कीजिए, सो दैट ये आपको डाइवर्ट ना करे। सोशल मीडिया इस वक्त इतना स्ट्रांग है कि वो आपके कितने भी स्ट्रांग माइंडसेट को डिस्टर्ब कर सकता है। तो प्लीज वाईफाई नेट ऑफ करके आप अपने एग्जाम की तैयारी करें। अगर सच में मोबाइल जरूरी है तो, नहीं है तो प्लीज उसको साइड रख दीजिए। अब बात आती है कि चलो मैंने नेट ऑफ कर दिया, या चलो कुछ बहुत अच्छे बच्चे हैं, मैंने अपने 25 साल के करियर में बहुत सारे 20,000 से ज्यादा बच्चे पढ़ाए हैं और कुछ चीज मुझे बच्चों ने सिखाई है। उनमें से एक बहुत प्यारी बात यह है, एग्जाम टाइम में बच्चे अपना स्मार्टफोन अपने पेरेंट्स को सरेंडर कर देते हैं और खुद वो जो पुराने जमाने के जिसमें कोई भी इंटरनेट नहीं होता वो ले लेते हैं, सो दैट अगर इमरजेंसी के लिए यूज करना हो तभी फोन यूज करें। और एटलीस्ट माइंड डाइवर्ट करने के लिए सोशल मीडिया के लिए अभी बहुत किया आपने, 2 साल जिंदगी पड़ी है, अभी प्लीज फोकस कीजिए एग्जाम पे। और अगर सचमुच आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ती है तो प्लीज अपने मॉम डैड का, बड़े भाई बहन का फोन गैजेट लेके वहां काम करके फिर उन्हें वापस कर दीजिए। और जाहिर सी बात है आप उनका सोशल मीडिया यूज भी नहीं करेंगे और शायद वो लोग यूज करते भी नहीं करते, इस बात की गारंटी दो। तो इस पे फोकस ज्यादा अच्छा होगा। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ हमारे फायदे के लिए होना चाहिए, हमारे नुकसान के लिए कभी भी नहीं होना चाहिए। कितना सही है। आई मीन टेक्नोलॉजी देखो सबसे ज्यादा हावी हो जाती है और एट टाइम्स इट रियली किल्स योर टाइम। अब बात करते हैं एक्स्ट्रा हेल्प की। आई थिंक जितने भी पेरेंट्स हैं उनको सिर्फ इसी बात की फिक्र रहती है कि जो सिलेबस है उसके बियॉन्ड भी हमारे बच्चे को कुछ आए, उसको कोई एक एक्स्ट्रा हेल्प जरूर मिले। और उस एक्स्ट्रा हेल्प को ढूंढने में पेरेंट्स तो माइल्स लगा ही देते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स भी बड़ा टाइम लगाते हैं। सो ये हेल्प कैसे मिले? मैम बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि अगर मैं किसी भी बोर्ड के एग्जाम की बात करूं तो पूरा का पूरा 100 नंबर का पेपर, मैं आपको क्लियर कर दूं, 100 नंबर का पेपर आजकल नहीं आता है क्योंकि इंटरनल्स होते हैं 70, 80 वॉट एवर द सिचुएशन इज। पूरा का पूरा पेपर कभी भी एक लेवल का नहीं आता, ये सबके लिए बराबर बनाया जाता है। कुछ 20% बहुत इजी आता है, 40% एवरेज आता है, 20% अबव एवरेज आता है, बाकी थोड़ा डिफिकल्ट आता है, क्योंकि सभी तरह के बच्चे सेम एग्जाम को फॉलो करते हैं और सीबीएसई या किसी भी बोर्ड को सभी को ध्यान रखना पड़ता है। तो अगर आप ये सोचते हैं कि जैसे हम, ये जाहिर सी बात है कि बुक जो है वो एक मेजर पोर्शन कवर करती है, लेकिन वो सब कुछ कवर नहीं करती, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स भी इस तरह से बनाए जाते हैं कि कुछ ऐसा हो जहां इंटेलिजेंट बच्चों की थोड़ी सी मॉनिटरिंग की जाए, उनका टेस्ट किया जाए कि किस तरह से जो ब्रिलियंट बच्चे हैं वो एवरेज और अबव एवरेज बच्चों से थोड़े से अलग हैं। तो उसके लिए डेफिनेटली सीबीएसई आपका टेस्ट लेता है। जो रियल टेस्ट होता है वो 100 में से 10 नंबर का होता है, 100 में से 100 फुल। जैसे कि मैम ने मेरे लिए इतने अच्छे वर्ड यूज करे, थैंक यू सो मच भावना मैम, कि 100 में से 100 लाने की टेक्निक यही है कि वो 10 नंबर का, 8 नंबर का चैलेंज आपको किसी भी तरह क्वालिफाई करना पड़ेगा। और उसके लिए आपको मैम ने बिल्कुल सही कहा, बुक के बियॉन्ड जाना पड़ेगा। बहुत ज्यादा समय वेस्ट करने की जरूरत आपको नहीं है। आप अपने बोर्ड की साइट पे जाइए, जैसे कि मैं सीबीएसई का ज्यादा एक्सपर्ट हूं, तो cbse.nic.in पे आप जाएंगे, वहां आपको सैंपल पेपर्स मिलेंगे और बाकी बोर्ड की भी अच्छी फैसिलिटीज आजकल नेट पे अवेलेबल है। वो आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देंगे, उनकी प्रैक्टिस करेंगे। इससे आपको बोर्ड का पॉइंट ऑफ व्यू पता चलेगा कि कुछ पोर्शन तो बोर्ड में डिफिकल्ट आता है जो आपको 100 नंबर लाने से रोकता है, और वही आपका चैलेंज होता है कि कैसे आप उसे क्वालिफाई कर पाए। और वही आपको कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग रखने पड़ेंगे, अपने कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग। और कभी भी आप किसी सोशल मीडिया पे इतना भरोसा नहीं कर सकते कि वो आपको स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट थोड़े से 15-20 मिनट की क्लास में दे देंगे। उसके लिए सबसे अच्छा आप अपने स्कूल के टीचर्स के पास जाइए जिन्होंने आपको पूरे साल पढ़ाया, उन पे रिलाय कीजिए और उनके साथ वो पॉइंट डिस्कस कीजिए जो आप नेट पे किसी भी बोर्ड की साइट पे चेक करते हैं। डिफिकल्ट क्वेश्चन, एवरेज क्वेश्चन सब अवेलेबल है। आप सिर्फ अपने बोर्ड पे जिसका आप एग्जाम दे रहे हैं उस पर भरोसा करके वहां की साइट पे क्वेश्चंस सर्च कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको वहां अच्छी क्वालिटी मिलेगी और आप हर तरह के क्वेश्चंस को क्वालिफाई कर पाएंगे। सर, अब सबसे बड़ा रोल, जैसे बार बार ये कहते हैं, टीचर्स एक बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। आप भी एक टीचर हैं, मुझे पता है कि बच्चों का एक भरोसा होता है अपने टीचर पर, और एग्जाम के टाइम में टीचर की कही हुई बात बहुत मैटर करती है। सो टीचर्स का किस प्रकार का रोल है, वो क्या सपोर्ट कर सकते हैं बच्चों को? जी हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टीचर्स की अगर हम बात करें तो पूरे साल जब एक टीचर सिलेबस कवर कराता है अपने स्कूल में, अपने इंस्टीट्यूशन में, तो ये क्वाइट ऑब्वियस है। हम एक एवरेज ले लेते हैं, मान लीजिए हमारी क्लास में 30, 35 या 40 स्टूडेंट्स हैं, तो टीचर जब सिलेबस कवर कराता है तो वो सभी बच्चों को एक समान सारे टॉपिक्स अच्छे से, पूरी ईमानदारी से और काफी डेडिकेशन से, ऑनेस्टी से, मेहनत से पढ़ाता है। वो सबके लिए इक्वल होता है। लेकिन जब बात एग्जाम टाइम की आती है, एग्जाम बहुत क्लोज होते हैं और बात रिवीजन की होती है ना मैम, तो यहाँ पर टीचर्स का रोल बहुत बहुत मायने रखता है। यहाँ पर टीचर्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है मैम कि वो बच्चों का थोड़ा सा कैलिबर चेक करें। क्योंकि आप पूरे साल पढ़ाते हैं, आपको पता चल जाता है कि कौन बच्चा किस कैलिबर का है। मान लीजिए मैं एक टीचर हूं, काफी सालों से पढ़ा रहा हूं,
तो मान लीजिए मेरी क्लास में 35 बच्चे हैं कुल मिला के, तो 10 बच्चे मेरे ब्रिलियंट हैं, सुपर क्वालिटी के, तो मैं चाहूंगा कि वो बिलो एवरेज या थोड़े से केयरलेस बच्चे जो ध्यान नहीं देते और लास्ट में सिर्फ पास या थोड़े ठीक ठाक मार्क्स लाना चाहते हैं, मैं नहीं चाहता कि उनका टाइम उन बच्चों के साथ वेस्ट हो। तो जो मेरे 10, 12, 15 ब्रिलियंट बच्चे हैं, मैं चाहूंगा मैम उनका थोड़ा सा स्पेशल अलग से ध्यान रखा जाए, उनको हाई क्वालिटी क्वेश्चंस जैसा कि आप बता रहे हैं बियॉन्ड द बुक, सो दैट वो अच्छा क्रैक कर पाए। और जो थोड़े से वीक बच्चे हैं जिनको सिर्फ इजी टॉपिक्स, जैसे मैंने आपको भी एक्सप्लेन करा मैम, एवरेज टॉपिक्स वो टीचर को मैनेज करना पड़ेगा। आई थिंक सभी टीचर्स बहुत अच्छे होते हैं इसमें माहिर हैं, वो इसको बहुत अच्छे से मैनेज कर पाते हैं मैम, कि किस तरह से किस बच्चे को कितना कराया जाए कि उस बच्चे का टारगेट पूरा हो जाए। किस बच्चे का टारगेट सिर्फ पास होना है, किस बच्चे का 100 लाना है। तो टीचर जो है वो उन बच्चों को सेग्रीगेट टाइम दे। अगर हम थोड़े से जो मासूम बच्चे हैं, हम वीक वर्ड यूज नहीं करते हैं, जो थोड़े से मासूम बच्चे हैं जिन्होंने तैयारी नहीं करी है, उनको हम हाई लेवल 100 वाले क्वेश्चंस करा रहे हैं, तो मुझे लगता है वो उनके साथ इनजस्टिस है। और अगर हम अपने ब्रिलियंट बच्चों को पास होने की टेक्निक्स बताने, तो मुझे लगता है वो उनके साथ इनजस्टिस है। तो टीचर्स का यहाँ एग्जाम से कुछ महीने पहले बहुत बड़ा रोल होता है कि वो ब्रिलियंट बच्चों को कुछ अलग टिप्स दे, अलग तरह के क्वेश्चंस कराएं, एवरेज बच्चों को उनके टारगेट्स 90+ के स्कोर के लिए, और जो थोड़े से मासूम बच्चे हैं जिन्होंने तैयारी नहीं करी, उनको उनका टारगेट पूरा करने के लिए उनके हिसाब से तैयारी करें। ये टीचर्स का बहुत अच्छा रोल है और मुझे लगता है टीचर्स इस बात को समझेंगे। एक्चुअली टीचर्स का वाकई सबसे बड़ा रोल होता है, खास तौर पर एग्जाम के टाइम पर। सो एक तो भगवान और दूसरा टीचर, इन्हीं दो लोगों पर भरोसा होता है स्टूडेंट्स का। अब बात करते हैं एग्जाम के स्ट्रेस की। देखिए, बहुत सारा सिलेबस होता है, कितनी भी तैयारी कर ले, एंड में एक स्ट्रेस तो रहता ही है। सो वो जब एग्जाम का मोमेंट है जहाँ पता है जी अगले दिन एग्जाम है, इस स्ट्रेस को कैसे बस किया जा सकता है? देखिए, स्ट्रेस एक्चुअली कई तरीके का होता है। एक होता है, मान लीजिए बहुत ब्रिलियंट बच्चा है जी, उसके लिए होता है एक्साइटमेंट, वो स्ट्रेस से थोड़ा सा ऊपर चला जाता है। एक बच्चा जिसके ऊपर काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं या मम्मी पापा की उम्मीदें हैं, टीचर्स की उम्मीदें हैं, उसका स्ट्रेस थोड़ा सा अलग चला जाता है। फिर जो मैंने आपको बताया मासूम बच्चे तैयारी ज्यादा नहीं है, उनका स्ट्रेस लेवल थोड़ा अलग चला जाता है। तो इस तरह के ये अलग अलग के तरह के स्ट्रेस हैं। अगर आपको एक बार अपने सब्जेक्ट पे जिनका आपका एग्जाम है उस पे कमांड हो जाए, वो एक बार कॉन्फिडेंस में आ जाए कि हम सब कर लेते हैं, तो उनका स्ट्रेस धीरे धीरे रिलीज हो जाएगा। और बाकी कुछ मंत्राज हैं जो सभी लोग बताते हैं, जो टीचर नहीं भी हैं वो लोग भी इस तरह के मंत्राज बताते हैं, वो मैं भी बता देता हूँ कि मेडिटेशन आपने सुना होगा, वो बहुत फेमस है। अगर आप आंखें बंद करके अपने जो भी आप वर्शिप करते हैं उनको याद करें, कुछ मंत्र उच्चारण करें पूरे फोकस कंसंट्रेशन के साथ। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका कॉन्फिडेंस, आपका जो तैयारी है। उसके बाद ये जो स्ट्रेस है, ये बड़े आराम से अगर आप मेडिटेशन करते हैं, सुबह उठ के आंखें बंद करके, वर्शिप करके, प्रेयर करके, कोई मंत्रोच्चारण करके, बहुत शांत रहकर पूरा फोकस अपनी आंखों पे, अपने दिमाग पे, अपने टॉपिक्स पे करके एकदम करेंगे, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका स्ट्रेस रिलीज होगा। 5-10 मिनट अगर आप एग्जाम डेज में प्रैक्टिस कर लेंगे, तो मुझे लगता है आपके माइंड की थकावट दूर होगी, आपका स्ट्रेस रिलीज होगा और आप बहुत बेहतर और फ्रेश फील करेंगे और आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा और बिल्डअप हो जाएगा। अब बस लास्ट सवाल, और वो है टिप्स। इसका हमें हमेशा इंतजार रहता है, मतलब हम एग्जाम देने जा रहे हैं तो हमें लगता है हमें कोई टिप मिल जाए, अगर हम कोई काम करने जा रहे हैं तो हमें ऐसा लगता है हमें एक टिप मिल जाए जो ये आसानी से हो सके। तो मुझे बताइए, एग्जाम्स देने की क्या टिप होगी? मैं एग्जाम्स 25 सालों से कंडक्ट करा रहा हूँ, मैं इस पे बहुत सारी टिप्स देने वाला हूँ जी। तो बच्चों से रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट ये वाला जो पोर्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से सुने। नो मैटर आपका कौन सा सब्जेक्ट है, मैं अकाउंट्स का टीचर हूँ, आप साइंस के हो सकते हैं, ह्यूमैनिटीज के हो सकते हैं और मेरे कॉमर्स के भी हो सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इन टिप्स को बहुत ज्यादा ध्यान से सुने। सबसे ज्यादा जब आप एग्जाम दे रहे हैं, सबसे ज्यादा मैटर जो करता है वो है आपका एग्जाम देने का टाइम मैनेजमेंट। आप किस तरह से अपने लिमिटेड टाइम में अपने पूरे क्वेश्चन पेपर को कवर कर सकते हैं, ये आपका बहुत बड़ा मैटर है। तो टाइम मैनेज कैसे करना है उसका मैं आपको एक बहुत बेहतरीन से एग्जाम्पल देता हूँ, सभी ध्यान से सुनिए। मैं अपने सब्जेक्ट का मास्टर हूं, तो मैं अपने सब्जेक्ट में कन्वर्ट करूं, आप अपने सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लीजिएगा। सीबीएसई 80 मार्क्स का पेपर करवाने के लिए बच्चों को एक सफिशिएंट टाइम अलॉट करता है। 1 मार्कर एक क्वेश्चन करने के लिए सीबीएसई आपको 2 मिनट देता है। 2 मार्कर हमारे अकाउंट्स में नहीं आते, बाकी सब्जेक्ट्स में आते होंगे, तो 2 मार्कर के लिए 4 मिनट देता है। 3 मार्कर सम करने के लिए सीबीएसई आपको 6 यानी कि 6 मिनट देता है। हमारा जब 4 मार्कर क्वेश्चन प्रैक्टिकल या थ्योरी आता है तो डेफिनेटली वो
उसके लिए आपको 8 मिनट्स देता है। 6 मार्कर हमारा कॉम्प्रिहेंसिव लास्ट क्वेश्चन आता है, उसके लिए 12 मिनट्स। और बाकी सब्जेक्ट्स में हो सकता है 8 मार्कर्स आते हैं, मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है, मेरे सब्जेक्ट्स मैंने आपको बता दिया। तो जितना भी आता है आप उसको जस्ट डबल कर लीजिए, वो सबसे अच्छा टाइम मैनेजमेंट है। तो यहां अगर मैं मल्टीप्लाई करूं टोटल 80 मार्क्स के पेपर को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये होते हैं 160 मिनट्स, और 3 घंटे जो राइटिंग टाइम होता है वो बनता है आपका 180 मिनट्स। यानी कि सीबीएसई चाहता है या कोई भी बोर्ड चाहता है कि आप 180 मिनट्स में से 160 मिनट्स में अपना पूरा पेपर कंप्लीट करें, 20 मिनट्स में अपना टॉपिक रिवाइज करें। मैं क्लियर कर दूं कि ऐसा हमेशा नहीं होता, कई बार पेपर थोड़ा सा लेंदी आ जाता है, एक पॉइंट ट्विस्ट हो जाता है जिसमें बच्चा काफी देर तक सोचता रहता है, तो उससे पेपर लेंदी बन जाता है। इसीलिए आपको टाइम मैनेज करना बहुत जरूरी है। तो आपके पास एक वॉच, रिस्ट वॉच होगी, आप अपने सेंटर की वॉच पे भी भरोसा, जहां एग्जामिनेशन सेंटर होगा, भरोसा कर सकते हैं। आपके पास अपनी एक रिस्ट वॉच होगी, उस रिस्ट वॉच में आप या तो रिस्ट से उतार के आप सामने रख ले, क्योंकि आप बार बार रिस्ट को घुमाएंगे, वो आपका कंफर्ट लेवल है, सामने रख लीजिए अगर आप वॉच को। अब आप चेक कीजिए 10:30 आपका राइटिंग टाइम स्टार्ट होता है जी। 11:30 में मैम 60 मिनट्स होते हैं। 60 मिनट्स में क्या आपने 30 मिनट्स का पेपर कर लिया? प्लीज ये चेक, आपको हार्डली 15 सेकंड लेंगे ये सब करने में। फिर 1.5 घंटे बाद 10:30 का 1.5 घंटा होता है 12 बजे। 12 बजे आप देखिए क्या आधा टाइम बीत गया, तो क्या आपका आधा 80 में से 40 मार्क्स का पेपर हो गया। यहां पर आपका एक अलार्म सेट आपके माइंड में होता है। अगर आप 1.5 घंटे में आधे टाइम में आधा पेपर कवर कर चुके हैं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि टाइम आधा चला गया है और पेपर अभी आधा हाफ नहीं हुआ है, तो यह आपके लिए अलार्म है। बजाय इसके मैम मैंने काफी जगह देखा है, लास्ट के 10-15 मिनट में बहुत ज्यादा पैनिक मचाने का कोई फायदा नहीं है। इससे तो अच्छा 1.5 घंटे बाद हाफ टाइम में आप अपना हाफ पेपर कर चुके हैं कि नहीं, इसको एक क्रॉस चेक जरूर करें। 10-15 सेकंड लेंगे घड़ी चेक करने में। अगर हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर आपको यहां से थोड़ा सा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, क्वेश्चंस को पढ़ने की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने की हाथ तेज चलाने पड़ेंगे। कोई बात नहीं, यही लास्ट एग्जाम है 12th क्लास का, 10th क्लास का स्कूल एग्जाम का। उसके बाद आपको थोड़ा रेस्ट मिलेगा, आप जी भर के अपने कलाइयों को, अपने हाथों को, अपनी आंखों को, अपनी बॉडी को रेस्ट दीजिएगा, घूमने जाइएगा प्लीज। थोड़ा टाइम है यहाँ पर, आप मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, प्लीज थोड़ा सा मैनेज करके, अगर आपको लगता है नहीं हुआ है तो आप अपना टाइम स्पीड बढ़ाकर करें, ताकि लास्ट में अगर लोड आ गया तो पैनिक क्रिएट कर देता मैम, और जो आता होता है वो भी गलत हो जाता है, क्योंकि आपको चांस सिर्फ एक बार मिलेगा। और मैं नहीं चाहता कि आजकल ये बड़ा मैटर है मैम कि पेपर थोड़ा लेंथी बच्चों को लगता है। जब मैं आज से 24 साल पहले पढ़ाता था तो पेपर बहुत जल्दी हो जाता था मैम। जब मैं 12th में था मेरा पेपर 3 घंटे का 2.25 घंटे में हो गया था, 45 मिनट्स में खाली बैठा ही हुआ था। उसके बाद टाइम आया जब 2.5 घंटे में बच्चों का 20 साल पहले पेपर और आधा घंटा बैठे रहते थे। फिर टाइम आया मैम 10 मिनट पहले। फिर अब बच्चों का पेपर बस किसी तरह कंप्लीट होता है। तो टाइम मैनेज करना, जिस तरह मैंने आपको टेक्निक बताई है, आप अपनी वॉच के साथ अपने टाइम को मैनेज करें, सो दैट लास्ट में पैनिक क्रिएट ना हो और आप परेशान ना हो और सही को गलत ना करें। तो अगर आधे टाइम पे पेपर नहीं हुआ तो प्लीज अपनी स्पीड बढ़ाइए, अपना कंसंट्रेशन, फोकस बढ़ाइए, ताकि बाद में पैनिक ना हो। अभी आप मैनेज कर लेंगे तो लास्ट के आधे घंटे में आपको लास्ट चेक करना है कि आधा घंटा बचा है। आधे घंटे में मुझे लगता है आपका 10 मार्क्स से ज्यादा का पेपर नहीं बचना चाहिए। आप 15-20 मिनट में कर लें। उसके बाद जरूर आपको कोशिश करनी है, देखिए बाकी तो सिचुएशन की बात है, लेकिन कोशिश करने की 10 मिनट आप लास्ट में बचाएं और अपने सारे के सारे क्वेश्चंस को एक बार देखें कि आपने सारे आंसर टिक करें कि नहीं करे, सारे आंसर अटेम्प्ट करे कि नहीं करे। कोई पॉइंट बहुत जरूरी होता है। मैंने इन 25 सालों के एक्सपीरियंस में बहुत सारे केसेस देखे। मैं आपके साथ 1-2 शेयर करना चाहता हूं, मेरे बच्चों को शायद उससे कुछ सीख मिले। मैम बात है 2006 की आई थी। मेरी एक स्टूडेंट थी, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुकी है, फरीदाबाद की बहुत बड़ी चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैं कुछ साल पहले उसकी शादी में गया था। मेरी स्टूडेंट थी मैम, बहुत अच्छी थी। 1:30 जब उसका पेपर हुआ, वो भागी भागी मेरे पास आई, काफी बच्चे आए, कहती सर आई एम वेरी हैप्पी सर, मेरा पेपर पूरा ठीक है सर, मैं बहुत खुश हूं सर, मेरे 100 मार्क्स बाकी हैं। मैंने कहा ठीक है, अपनी एक्साइटमेंट को कंट्रोल करो बेटा, कोई बात नहीं। कहती सर मैं डिस्कस करूं। मैंने कहा बेटा अगर आप डिस्कस करना चाहते हैं तो करें, नहीं करना चाहते, आगे के बारे में सोचना चाहते हैं तो ये भी ठीक है। नाम होता क्या है कि अगर बच्चे को एक आध गलती पता चल जाए, और खास तौर पे मैम ब्रिलियंट बच्चों को, तो अगला पेपर थोड़ा प्रभावित अफेक्टेड हो जाता है। मैंने कहा मेरे बेटे आपकी मर्जी है। कहती सर मैं करूंगी, मैं बहुत खुश हूँ। मैंने कहा ठीक है मैम। आज 34 क्वेश्चंस आते हैं हमारे अकाउंट्स में, उस वक्त शायद 28 आते थे। ये 2006 की बात है, मैं खुद भी श्योर नहीं हूँ, 28 आते थे शायद।
मैम वो बच्ची जो है मेरे को अपना क्वेश्चन पेपर दिखा रही थी, उसने टिक लगा रखे थे, कहती सर देखिए पहला क्वेश्चन इट्स टू इजी, आपने हमें कुछ दिन पहले ही बताया था सर, मैं तो सेम टू सेम लिख के आ गई। ये सर देखिए दूसरा क्वेश्चन बहुत आसान है सर, मेरे पूरे पेपर में टिक लगे, मेरे सारे क्वेश्चन टिक आसान है। मैम उसने फिर मुझे पार्ट बी दिखाया, जब पार्ट बी हमने देखा तो उसने 1 मार्कर 2 क्वेश्चन जो थे वो टिक कर रखे थे, वो बहुत इजी क्वेश्चंस थे, और कहती सर मेरे को तो ये समझ नहीं आया, मेरे को लगा ये बहुत इजी क्वेश्चंस है, बट मैं टाइम बचेगा तो बाद में इसको बहुत सजा के अच्छे से आराम से अच्छे से एक्सप्लेन कर, मैंने टिक कर लिया कि मुझे आते हैं, बट मैंने अटेम्प्ट नहीं करे, और मैम पार्ट बी के वो 2 क्वेश्चंस छूट गए। उसने मुझे बताया कि सर मेरा पेपर 15 मिनट पहले कंप्लीट हो गया था, क्योंकि आपने मुझे रात सर कहा था कि एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर नहीं आना, आपको क्या अलाउड नहीं, लेकिन उस वक्त अलाउड आप आ सकते हैं, नहीं आना चाहे कितना भी हो जाए आपको पूरा। तो सर ये 2 क्वेश्चन मैंने टिक करे, लेकिन मैं तो अटेम्प्ट करना भूल गई। वो मैम रोने लग गई, आप मानेंगे मैम, लिसनर्स आपको पता है उस प्यारी बच्ची के कितने मार्क्स आए 100 में से मैम 98 मैम, वो 2 मार्क्स उसके रह गए गलत फहमी में। तो मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट के 10 मिनट एग्जाम्पल मैंने आपको इसलिए बताया उस प्यारी बच्ची का, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मैं उसकी शादी में गया था, वो बहुत खुश है, बहुत अच्छी लेवल पे पहुंच चुके हैं। हम सो हैप्पी जब हमारे बच्चे इतने अच्छे लेवल पे पहुंच जाते हैं। तो लास्ट के 10 मिनट आपके बचने चाहते हैं, इस तरह की मिस्टेक्स अगर आप करें तो एटलीस्ट आप उसे टाइम पर ठीक कर लें, और ताकि आपको जिंदगी में पछताना ना पड़े, तो आप थोड़ा सा टाइम जरूर बचा के रखें। आई थिंक द गोल्डन टिप इज फोकस। अगर हमारा फोकस रहता है, हम एग्जाम्स अच्छी तरीके से दे रहे हैं, हर क्वेश्चन को हम चेक कर रहे हैं, इंश्योर कर रहे हैं, तो आई थिंक ऐसा हो ही नहीं सकता है कि इतने सारे बच्चे अगर 100 आउट ऑफ 100 लेते हैं तो डेफिनेटली आप भी उन्हीं बच्चों में से बनेंगे जो 100 आउट ऑफ 100 पा सकते हैं। तहे दिल से धन्यवाद राज सर, आज आप यहाँ पर आए, आपने ढेर सारी बातें, इतनी सारी टिप्स दी। जाते जाते क्या कहना चाहेंगे सभी बच्चों को और हमारे लिस्टर्स को? प्यारे बच्चों, पेरेंट्स, एग्जाम सिर्फ एक एग्जाम है, ये कोई हवा नहीं है। आपकी पूरी जिंदगी एक एग्जाम है, और जिंदगी में बहुत सारे एग्जाम्स आएंगे। अगर आप आज पैनिक कर रहे हैं, जिंदगी की शुरुआत है, ये जिंदगी का कोई लास्ट एग्जाम नहीं है। आप 10th क्लास में हो, 12th क्लास में हो, ये जिंदगी की शुरुआत है, ये एग्जाम्स की शुरुआत है। आपको जिंदगी में बहुत एग्जाम देने हैं। आपको क्या लगता है 12th के बाद आप ग्रेजुएशन में एग्जाम देंगे, मास्टर्स में एग्जाम देंगे, प्रोफेशनल कोर्स में, उन सब की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं आपकी लाइफ की। लेट अस टॉक अबाउट, डेफिनेटली मैं चाहता हूं कि सभी लिसनर्स, सभी प्यारे बच्चे यहां से 12th करने के बाद, अपनी कोर्स कंप्लीट करने के बाद अच्छी जॉब, आपको क्या लगता है जब आप ऑफिस जाएंगे, रोज सुबह आपको एक टास्क मिलेगा, वो दिन आपके लिए एक एग्जाम है, आप कब तक बचेंगे। आपको मंथ का टारगेट मिलेगा, वो भी मंथली एग्जाम है, आप कब तक बचेंगे। आपके लिए, आपके बच्चे का, आप बड़े हो जाएंगे, आपके बच्चे का बर्थडे है, कब तक आप बचेंगे। उस बर्थडे को मैनेज करना भी एक एग्जाम है। टाइम पर सारी चीजें होनी चाहिए, मैनेज करना, ये सब एग्जाम है। लास्ट में मैं अपने बच्चों को एक बहुत प्यारी बात कहना चाहता हूँ, मगर आपकी इजाजत हो। बिल्कुल। प्यारे बच्चों, जो मैं कहने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनिएगा। आज इस प्रोग्राम के बाद आप जब भी अपने मॉम डैड से मिलें, उनसे एक बात पूछिए कि मम्मी पापा, जब मैं पैदा हुआ था, बॉर्न हुआ था, हुई थी, तो आपने किस तरह से सेलिब्रेट किया था। वो उनकी आंखों में आप एक बार खुशी देखना प्लीज। वो बहुत मुस्कुरा के प्यार से आपको बताएंगे, किसी ने पार्टी दी होगी मैम, किसी ने बहुत अच्छे से अपने रिश्तेदारों को कॉल्स किए होंगे, बहुत अच्छा सेलिब्रेट, बहुत अच्छा माहौल। जब एक बच्चा होता है तो मम्मी पापा के सपने होते हैं। मैम हम इस देश में रहते हैं जहाँ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, बहुत लोग इस दुनिया में, करोड़ों लोग हैं, लेकिन पेरेंट्स के लिए सिर्फ आप हैं। एक बार आप उनकी खुशी देखिएगा, उन्होंने किस तरह से सेलिब्रेट करा था। फिर आप एक बात याद रखिए, हर बर्थडे पे आपके मॉम डैड आपको प्यारे प्यारे गिफ्ट देते हैं, आप उनसे कितनी चीजें मांगते हैं। कई बार कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं उनकी कैपेबिलिटीज नहीं होती, लेकिन अपने बच्चे की खुशी के लिए, प्यार देने के लिए वो गिफ्ट ला के देते हैं। आज तक आपने बर्थडे पे कितने सारे गिफ्ट अपने पेरेंट्स से लिए। आपके पेरेंट्स ने बर्थडे, जब आपका बर्थ हुआ था, इतनी अच्छी पार्टी दी थी, आपने कभी सोचा आपने आज तक अपने पेरेंट्स को क्या रिटर्न गिफ्ट दिया? यही राइट मौका है। यस, आप 10th में हैं, 12th में, प्लीज मैं अपने प्यारे बच्चों से ये रिक्वेस्ट करता हूं, ये राइट मौका है। ओवर थिंकिंग बंद कीजिए, सोचना बंद कीजिए, पढ़ाई शुरू कीजिए। जैसे मैंने आपको टिप्स दिए, उन टिप्स को फॉलो कीजिए। नर्वस होना, ओवर थिंकिंग बंद। इजी टॉपिक से, एवरेज टॉपिक से डिफिकल्ट टॉपिक आते हुए आप सभी चीजों करिए, और इस एग्जाम अपने मम्मी पापा को आज तक के सारे बर्थडे गिफ्ट का बेस्ट रिटर्न गिफ्ट दीजिए, और अपने पापा मम्मी की आंखों में खुशियां देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। यू विल फील वेरी वेरी प्राउड कि आप इतने अच्छे बेटा या बेटी हैं। थैंक यू सो वेरी मच लिसनर्स, थैंक यू सो वेरी मच।
बहुत ही खूबसूरत, इनफैक्ट इतनी बेहतरीन जानकारी आपने दी है राज सर, और मुझे लगता है कि अब हमारे सारे स्टूडेंट्स मोटिवेट हो चुके हैं। आने वाले एग्जाम्स में फ्लाइंग कलर से वो पास होने वाले हैं। लेकिन आपका फेवरेट गाना मैं आज सभी लिसनर्स के लिए चलाना चाहती हूँ। तो मैं डंकी फिल्म से अरिजीत सिंह की आवाज में एक खूबसूरत सा गाना ओ माई सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 के साथ। फील गुड, फील लाइक।